सो हेलो एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट एक्सप्लोरर्स। क्लास 10th का हम लोगों ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के 2 चैप्टर किए हैं। अब हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्रोनोलॉजी से नहीं जाएंगे। मैं वो चैप्टर्स पढ़ाऊंगा जो पहले इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल्स हैं, जिसका फार रीचिंग इंपॉर्टेंस है। फार रीचिंग इंपॉर्टेंस इम्प्लाई दैट द चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल टाइम एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस or when you will apply for other government examinations. These chapters have a remarkable weightage in those examinations. So the chapters जो importance होंगे उस हिसाब से हम chapters को पढ़ते हुए चलेंगे। इसमें कोई chronology नहीं चलेगी कि पहला उसके बाद दूसरा चैप्टर फिर तीसरा चैप्टर। बाकी चैप्टर सारे करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई चैप्टर इसमें छूटेगा। So if you will like this session, if you will like this video and if you like our other videos, my other videos, please share this video to your friends, to your family members, relatives, your peer groups, जिनको इस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है उन सब तक ये वीडियोस प्लीज पहुंचाइए। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, इन एवरी वीडियो आई स्ट्रेस ऑन दिस थिंग दैट प्लीज गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियंस अबाउट द वीडियो एज सून एज यू finish off watching the video. To comment in the comment section, please comment. You are liking the video or it was not according to your understanding, or if you have any problems for certain section of the video or some dialogue in the videos, feel free to give your advices, feel free to give your opinions. I am stressing on that. So let us start the chapter Nationalism in India. सो नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब भारत में देशभक्ति, राष्ट्रवाद का जन्म। राष्ट्रवाद का जन्म। सो एक चीज आपको यहां जाननी बहुत जरूरी है कि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है जो बहुत पहले इन द सिंस टाइम इमेमोरियल, फ्रॉम एंशिएंट टाइम many rulers have ruled the country, have ruled the subcontinent in their different capacities. कई शासक आए, उसके बाद फिर मुगल काल आया। मुगल काल जब समाप्त हुआ, समाप्ति के शुरू में औरंगजेब का जैसे ही रूल खत्म हुआ, ब्रिटिश आए। सिंस द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, जब से ब्रिटिश आए भारत में कई चेंजेस लाया उन्होंने। इंडिया की एग्रीकल्चरल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी कह लीजिए, या फिर जो ट्राइबल पीपल होते हैं, जो एग्रीकल्चर फार्मर्स होते हैं, या फिर जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स होते हैं, या जो इंपोर्ट या प्रोडक्शन करते हैं चीज़ों की, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं चीज़ों की, सारे सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीपल, ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीपल वेर इक्वली चेंज्ड, देयर लाइफस्टाइल चेंज्ड ट्रिमेंडसली बाय द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश। जो पॉलिसीज, जो लॉज बनाते थे ब्रिटिश इंडिया में इंडियन लोगों को गवर्न करने के लिए, ये लॉज इंडियंस के फेवर में नहीं होते थे, ये लॉज ब्रिटिशर्स के फेवर में होते थे, जो बहुत घाटा करता था किसका, इंडियंस का। सो ऑल द सेक्शंस ऑफ इंडियन पीपल मीन्स जो फार्मर्स होते थे, जो आर्टिजन्स होते थे, जो क्राफ्ट पीपल होते थे, जो ट्राइबल्स होते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे, जो जंगल में रहते थे, ट्राइबल पीपल, इन सबकी जिंदगी को बहुत अजीब तरीके से, बहुत इन द नेगेटिव वे चेंज किया ब्रिटिश के पॉलिसीज ने। सो इंडिया में ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, कहीं पीजेंट मूवमेंट्स हुए, पीजेंट मीन्स फार्मर मूवमेंट्स हुए। देन there are also very famous movements like Chuar uprising, Kol uprising, Munda uprising, these were all tribal movements। और इनके अलावा कुछ फार्मर्स के मूवमेंट हुए, ठीक। सो इन लोगों, ये मूवमेंट्स क्यों होते थे? ये जो दबे कुचले किसान होते थे, जो ट्राइबल्स होते थे, जो अंग्रेजों की पॉलिसीज से सेटिस्फाई नहीं होते थे, वो अपनी आवाज उठाते थे। सो ये चीज चलती जाती थी और लगभग 1859 टू 1860 के बीच में एक बहुत बड़ा इंडिगो रिवोल्ट हुआ वेस्ट बंगाल में। सो 1869 1970 से लेके जब आगे हम बढ़ते हैं, उस समय इंडिया में बहुत जो इंटेलेक्चुअल्स थे, क्योंकि रिनाइसेंस पीरियड खत्म हो चुका था, सो जो इंटेलेक्चुअल्स थे जैसे राजा राममोहन राय, आनंद मोहन बोस, ये सब लोगों ने इंडिया की सोसाइटी में बहुत डायनेमिक चेंजेस लाए थे और लोगों को नेशनलिज्म से मिलवाया था कि आपके लिए देश क्या होता है, देशभक्ति क्या होती है। लोगों को पता नहीं था कि इंडिया एज ए यूनिट क्या है, इंडिया की क्या इम्पोर्टेंस है। सो लोगों को जब ये पता चला कि हमारे देश की किस तरह
देश को किस तरह लूटा जा रहा है, हाउ आर द ब्रिटिशर्स इकोनॉमिक पॉलिसीज आर benefiting the Britishers and how they are equally deteriorating the Indian society। जब लोगों को ये पता चला तो लोगों के अंदर गुस्सा आया और लोगों ने ऐसे एसोसिएशंस बनाने शुरू किए जो पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में कई एसोसिएशंस बने और ये एसोसिएशंस क्या करते थे, लोगों में नेशनलिज्म को फैलाते थे। सो इस बीच एक बहुत बड़ा एसोसिएशन बन के उभरा जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ से क्रोनोलॉजी के हिसाब से हम नेशनलिज्म इन इंडिया पूरे चैप्टर को समझते चलेंगे। सो इन 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बना। इसके पहले प्रेसिडेंट थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और पहला अधिवेशन इसका हुआ वेरी फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे में हुई, जहां 72 डेलीगेट्स ने अटेंडेंस दिया था। सो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे बॉम्बे सेशन के, जो बॉम्बे में पहला सेशन हुआ था, वहां इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। सो एक ऐसा एसोसिएशन बन चुका था जो अभी से लेके देश को आज़ादी दिलवाने तक लगातार स्लोली अपने आप को चेंज करेगा, स्लोली कई चीज़ें अचीव करेगा, कई चीज़ें घटेंगी, इसमें से चेंजेस आएंगे। सो वंस एंड फॉर ऑल एक ऐसा एसोसिएशन बना जो पूरे इंडिया पैन इंडिया लेवल पे बना और जिसने पूरे इंडिया के हिसाब से पूरे इंडिया की एक आवाज बनकर उभर के आया। एंड लेटर टाइम्स में व्हेन महात्मा गांधी ज्वाइंड द मूवमेंट, व्हेन महात्मा गांधी ज्वाइंड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज चेंज्ड इन वेरियस स्टेजेस। सो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने के पीछे एक ब्रिटिश के सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम का हाथ था। A.O. ह्यूम ने बनवाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो ये हुआ। इसके बाद जो वाइसरॉय होते थे, जैसे पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग बने थे 1858 में, उसी तरह इस समय जो इंडिया में वाइसरॉय थे वो था लॉर्ड कर्जन। सो लॉर्ड कर्जन एक बहुत ही इंपीरियलिस्ट थिंकिंग वाला व्यक्ति था, प्रो ब्रिटिश सोच थी उसकी, एंटी इंडियन था काफी ज्यादा। सो द इंडियन सेंटिमेंट्स के लिए उसके अंदर सिंपैथी नहीं थी। सो 1905 में एक बहुत बड़ा कदम लॉर्ड कर्जन ने उठाया, वो 1905 का बंगाल पार्टीशन था। सो बंगाल पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। क्यों हुआ बंगाल का विभाजन? देखिए, राजा राममोहन राय से लेकर देवेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस, जितने इंटेलेक्चुअल्स ब्रेन वाले पीपल आ रहे थे इस समय पर ड्यूरिंग दिस टाइम, मेजॉरिटी ऑफ देम बिलोंग टू वेस्ट बंगाल, बंगाल से थे। और बंगाल उसे वेस्ट बंगाल नहीं जाना जाता था, पहले वो एक बंगाल था, बहुत बड़ा प्रांत था, इंडिया का सबसे बड़ा प्रांत था, जहां से सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स आते थे। सो ब्रिटिश को ये प्रॉब्लम होती थी, वो सोचते थे कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर्स मतलब उनके लिए, हमारे लिए कौन थे? लाइफ सेवर थे। सो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर्स जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे, जो जानते थे ब्रिटिश किस तरह इंडियन लोगों का नुकसान कर रहे हैं, इंडिया का नुकसान कर रहे हैं, दे आर ड्रेनिंग द वेल्थ ऑफ द कंट्री। ऑल दिस थ्योरीज वेर पुट अप बाय दिस बंगाली पीपल। सो उन लोगों से बहुत ज्यादा चिढ़ थी और इन्होंने सोचा कि बंगाल में जो उग रही है राष्ट्रवाद की भावना, इसको हम तोड़ देंगे बाय द वे ऑफ डिवाइड एंड रूल। सो बाय द डिवाइडिंग द होल प्रोविंस ऑफ बंगाल इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स, 2 भागों में पूरे बंगाल को बांटा गया, एक असम और एक बाकी का रेस्ट ऑफ द बंगाल। और इसे इस तरह बांटा गया कि एक प्रांत में पूरे मुस्लिम्स थे और एक प्रांत में सारे हिंदूज थे। सो द propaganda that was put up by Lord Curzon actually was dividing the Hindus and Muslim population and thus dividing and weakening the growing nationalism। जो nationalism grow कर रही थी, that was ever growing, उस राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ने के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में विभाजन पैदा किया लॉर्ड कर्जन ने। किस तरह? बंगाल को 2 भागों में डिवाइड करके। जैसे ही 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ, पूरे बंगाल में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग कई बड़ी रैलीज में रोड पे निकले, लोगों ने ब्लैक फ्लैग्स दिखाए, काले झंडे दिखाए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी और एज ए सिंबल ऑफ सॉलिडेरिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम ने दिखाया
कि अगर अंग्रेज हम लोगों को डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग दिखाएंगे कि हम डिवाइड नहीं हो सकते, हम एक साथ रहेंगे। और दिस वाज द वेरी फर्स्ट ओकेजन, बहुत पहली बार भारत में सबसे पहली बार हिंदूज एंड मुस्लिम्स ने एक दूसरों को राखी बांधी, दिखाने के लिए सॉलिडेरिटी बिटवीन बोथ रिलीजियस ग्रुप्स। सो इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ जो अंग्रेजों ने किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, और विरोध काफी आगे बढ़ा तो एक मूवमेंट के रूप में निकल के आया जिसको कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट ये भी 1905 में स्टार्ट हुआ। स्वदेशी मूवमेंट कोई पूछे क्यों चालू हुआ? इन द बैकड्रॉप ऑफ बंगाल पार्टीशन। पार्टीशन ऑफ बंगाल वो इवेंट था जिसके रिस्पांस में इंडियंस ने स्वदेशी मूवमेंट चालू किया। स्वदेशी मूवमेंट में बंगाल ब्रिटिश द्वारा बनाई गई सारी चीज़ों का बॉनफायर किया गया, कई कपड़े जलाए गए, अंग्रेजी सामानों को रोड पे जलाया गया, अंग्रेजी ऑफिसेस, अंग्रेजी कॉलेजेस से बच्चों ने अपना नाम वापस खींचा, लोग अंग्रेज़ों की मतलब सारी तरह से अंग्रेज़ों का साथ छोड़ा, लोगों ने अंग्रेजी चीज़ों का बहिष्कार किया, अंग्रेजी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया। स्वदेशी मूवमेंट को अगर लीडर की बात हम करते हैं तो यहाँ दो क्लियर लीडर्स जो थे वो लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे और बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल बंगाल में, बाल गंगाधर तिलक मुंबई महाराष्ट्र में, और नॉर्थ इंडिया में लाला लाजपत राय। ये तीन लीडर्स एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहलाते हैं। अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को जब हमने पढ़ा उसी समय एक चीज आपको समझ लेनी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्लियर दो ग्रुप बने हुए थे। एक थे मॉडरेट्स, मॉडरेट्स मतलब नरमवादी, जिनको मॉडरेट कहा जाता था, मॉडरेट ये नरम स्वभाव के थे, और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट उग्र स्वभाव के थे। सो मॉडरेट्स नरम दल थे और एक्सट्रीमिस्ट गरम दल। मॉडरेट्स के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, ये सब जो थे बहुत शांत स्वभाव के, बहुत मॉडरेट लीडर्स थे। इनको मॉडरेट क्यों कहा जाता है, नरम दल? क्योंकि ये बिलीव नहीं करते थे कि अंग्रेजों से सीधी लड़ाई करके कोई चीज, अपना हक अंग्रेजों से लड़ कर लिया जाए। इनकी सोच थी, इनको अंग्रेजों की डिप्लोमेसी, अंग्रेजों की इंटेलेक्चुअल पे पूरा भरोसा था। इन लोगों को बिलीव था कि यदि अंग्रेज पर, देखो इनको बिलीव था कि अंग्रेज पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर हम प्रॉपर पेपर से लिखकर प्रॉपर तरीके से एक लेजिटिमेट लॉफुली ढंग से अगर कोई डिमांड उनसे करेंगे तो अंग्रेज डेफिनेटली हमारी डिमांड को स्वीकार करेंगे। दे थॉट लाइक दिस, उनकी सोच ऐसी थी। बट उनका भ्रम तब टूटा जब ऑलमोस्ट 150 चीज़ों की डिमांड करने के बाद अंग्रेजों ने उनमें से एक चीज़ की डिमांड भी पूरी नहीं की। ये चीज़ बाद में हुई थी। तो जब 1885 में कांग्रेस बना, 1885 से लेकर एक चीज़ डिसाइड हुआ। तो कांग्रेस में आपको हमने बता दिया मॉडरेट, और एक दूसरा ग्रुप भी था वहाँ जिनको उग्रवादी कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। इनकी सोच ठीक मॉडरेट से उल्टा थी। इनकी सोच थी कि अंग्रेजों से कोई चीज़ लॉफुली डिमांड करके मांग कर नहीं ली जा सकती। अगर आपको अपना हक चाहिए तो आपको अपना हक छीनना पड़ेगा बाय फोर्सफुली। इसमें जो फेमस लीडर्स थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, जतिन दास, ऑल एक्सट्रीमिस्ट, जो उग्रवादी लोग थे, जो उग्र स्वभाव के थे, जिनको अंग्रेजों से बहुत नफरत थी। सिंपल सी बात है। ये दो तरह के ग्रुप इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे। तो लोगों ने कहा कांग्रेस चलेगा कैसे, हाउ विल द कांग्रेस वर्क इन द कंट्री, डिसाइड किया गया। तो वो कहते थे नरम तरीके से चलेगा, ये कहते थे नहीं हम अपना हक छीन के लेंगे। तो इन लोगों ने मिलकर एक डिसीजन किया कि 20 साल तक मॉडरेट इसे अपने तरीके से चलाएंगे, जिस कांग्रेस जो भी काम करेगी सब मॉडरेट के हिसाब से करेगी। बट अगर मॉडरेट फेल हो गए तो 20 साल के बाद कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस को चलाएगा, एक्सट्रीमिस्ट। अब 20 साल यानी 1885 से 1905 तक मॉडरेट्स ने अपने तरीके से कई डिमांड की, जिनमें से कोई डिमांड पूरी नहीं हुई। इवेंचुअली 1905 में डिमांड तो पूरी नहीं हुई, एक बहुत बड़ा वज्रपात हो गया, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो थ्रो किया ब्रिटिश ने इंडियंस के ऊपर, वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। यहाँ जब बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में, तब एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने कहा कि 20 साल आपके पूरे हो गए और आपने अभी तक कुछ हासिल नहीं किया। अब कांग्रेस को हम अपने तरीके से चलाएंगे। और उसी का रिजल्ट था
कि लाल बाल पाल जो एक्सट्रीमिस्ट नेता थे, इन लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट चालू किया। अब अंग्रेजों से सीधी लड़ाई थी कि अंग्रेजों को सीधा बहिष्कार किया जाए, उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार किया जाए। सो स्वदेशी मूवमेंट चला। स्वदेशी मूवमेंट का जो सक्सेस है, अगर हम सक्सेस की बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट एक ब्रॉड लेवल पे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं, बट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुआ। क्यों? कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेस जो थी स्वदेशी मूवमेंट की। पॉइंट नंबर 1, इंडियंस पीपल के बीच में इसने नेशनलिज्म को और गहराई तक भर दिया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऑल द डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी लाइक फार्मर, ट्राइबल, मजदूर, गवर्नमेंट वर्कर्स, सो डिफरेंट सोसाइटी के जो डिफरेंट तरह के पीपल थे, इन सब लोगों ने मिलकर स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। सो इट फॉस्टर्ड यूनिटी इन द कंट्री along with the solidarity of Hindus and Muslims. So कंट्री के अंदर बहुत डीप गहराई तक इसने एक राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया, जहां लोगों ने अब समझना और बेहतर सीख लिया कि अंग्रेज कभी हमारा अच्छा नहीं करेंगे। सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग, एक चीज बहुत ध्यान से आप याद कीजिएगा और समझ लीजिएगा, दैट द ओनली रीजन व्हाई ब्रिटिश successfully ruled India for 200 years was due to our own opinions, our own help, due to the help of the Indians. अगर इंडियंस अपनी हेल्प नहीं देते ब्रिटिशर्स को, then within 1 year the Britishers would have been thrown out of the country by the Indians. But Indians ने ही उनको उनकी हेल्प की, उनका साथ दिया. So let me tell you, there are very large number of facts, but उसमें में एक छोटा सा फैक्ट ये है कि जो अंग्रेज जिस आर्मी और जिस पुलिस के दम पे इंडिया पे रूल करते थे, उस पुलिस में 90% जो जनता होती थी, कौन होते थे? 90% सोल्जर्स वेर इंडियंस. सो इंडियंस वेर एक्चुअली बीटिंग इंडियंस. दे वेर लाठी चार्जिंग ऑन द own people. They were shooting on their own people. In the Jallianwala Bagh, the riflemen who fired 2,170 round on the public of the Punjab, the very own soldiers, very own Indian soldiers have fired upon the Indian people. So this was the thing that लोगों के पास उस लेवल की समझ नहीं थी कि अंग्रेज किस तरह हमको हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं. सो दिस इज वन थिंग अमंग द वेरियस थिंग्स. स्वदेशी मूवमेंट के बाद 1906 में स्वराज 1906 में सूरत में एक सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और 1906 के सूरत में कलकत्ता सेशन हुआ. इस कलकत्ता के सेशन में जो प्रेसिडेंट थे इस बार, वो थे दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ए वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ हाई विजडम. वो 1906 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने. और अब एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड पे ये तय किया गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अब सिर्फ एक रूल होगा, एक एम होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, वो होगा स्वराज. सो याद रखिएगा इस चीज को, द स्वराज वॉज टेकन एज द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच ईयर 1906, जिसमें प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी थे. इन दैट कलकत्ता सेशन स्वराज को एम बनाया गया, किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ड्यू टू द डिमांड पुट अप बाय द एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि 1905 के बाद डिसाइड था कि एक्सट्रीमिस्ट चलाएंगे. बट अभी मॉडरेट्स लोगों ने अपना हाथ नहीं खींचा था. मॉडरेट्स चाहते थे कि अभी हम अपने हिसाब से ही कांग्रेस को आगे भी चलाएं. क्यों ऐसा मॉडरेट्स चाहते थे? देयर वेर रीजंस. गोपाल कृष्ण गोखले को लगता था कि अगर एक्सट्रीमिस्ट अपने हिसाब से चलाएंगे, लाला लाजपत राय सीधा गवर्नमेंट से लड़ेंगे, सीधा ब्रिटिशर से फोर्सफुली हम लड़कर अपना अधिकार लेंगे, तो अगर हम फोर्स यूज करेंगे तो ब्रिटिश बहुत आसानी से हम लोगों को दबा देंगे. सो गोपाल कृष्ण गोखले को ये चीज पता थी, ये चीज समझ थी, और ये चीज सही भी थी कि अगर आप किसी चीज को, किसी लॉ को तोड़कर फोर्सफुली कोई चीज करते हो, तो उसको दबाने का एक एक्सक्यूज मिल जाता है गवर्नमेंट कि ये चीज गलत हो रही है. पर अगर आप पीसफुली अपनी कोई डिमांड रखते हो, शांति से, सो गवर्नमेंट भले आपकी डिमांड पूरी नहीं करेगी, पर गवर्नमेंट आपको रिप्रेस नहीं कर पाएगी, दबा नहीं पाएगी, आप पे लाठी चार्ज, गोली चलाना, ये सब नहीं हो पाएगा.
सो गोपाल कृष्ण गोखले को लगता था कि अगर एक्सट्रीमिस्ट उग्रवादी तरीके से काम करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी बंद किया जा सकता है। गवर्नमेंट कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस को बंद ना कर दे, हम लोगों को जेल में ना डाल दे, पूरा मूवमेंट खत्म ना हो जाए जो अभी एक बीज के रूप में उग रहा है। सो ये चीज मॉडरेट्स के अंदर थी। उन्होंने सोचा था कि एक्सट्रीमिस्ट को अभी कमांड नहीं देनी चाहिए, और एक्सट्रीमिस्ट का कहना था 20 साल हो गया, कमांड हमको चाहिए। इसी तरह 1907 में क्या हुआ, चीजें एक कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, दो अलग अलग आइडियाज। एक्सट्रीमिस्ट का आइडिया था फोर्सफुली लड़ना, मॉडरेट्स का था शांति तरीके से पेपर वर्क के थ्रू अपनी डिमांड रखना। दो अलग अलग आइडियाज आकर एक जगह टकराए बहुत भीषण तरीके से। ये था 1907 का सूरत सेशन। 1907 में सूरत में जो अधिवेशन हुआ, इसमें दोनों मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो कांग्रेस के ही लोग थे, दोनों के ओपिनियंस और आइडियाज टकरा गए, जहां अब चीजों को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता था, चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी थी। सो 1907 फेमस है सूरत स्प्लिट के नाम से, सूरत का विच्छेद, सूरत में जो अलगाववाद हुआ, जो टुकड़ा हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बाइफर्केटेड इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स। पूरा इंडियन नेशनल कांग्रेस टूट गया, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, मॉडरेट्स अलग हो गए। एंड दिस वाज आल्सो ए पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर्स की ही पॉलिसी थी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मॉडरेट्स को यकीन दिलाया था कि आप शांति तरीके से अपनी चीजों को मांगो, देर सवेर हम उन्हें पूरी करेंगे, बट अगर एक्सट्रीमिस्ट का साथ तुम लोग दोगे तो हम कोई डिमांड पूरी नहीं करेंगे, बल्कि फोर्स हम भी यूज करेंगे। सो ये सोच के मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट से पीछा छुड़ा लिया। पर गोपाल कृष्ण गोखले को भी पता था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस टूट रहा है, ये कहीं भी फायदेमंद नहीं है हमारे लिए, और लाला लाजपत राय को भी पता था कि ये चीज जो हो रही है वो गलत हो रही है। बट चीजें अब वापस नहीं हो सकती थी, चीजें अब आगे निकल चुकी थी। सो अब इस चीज को वापस लाना मुश्किल हो गया था। तो फाइनली सूरत में 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो क्लियर टुकड़े हो गए, और जैसे ही दो टुकड़े हुए, मॉडरेट्स को द पॉलिसी दैट वेर यूज्ड बाय द ब्रिटिश पीपल वेर कैरेट एंड स्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, इसको याद रखिए। कैरेट एंड स्टिक मतलब एक तरफ गाजर और एक तरफ डंडा, दो तरह की चीजों को यूज करते थे। यानी मॉडरेट्स को कैरेट देते थे और स्टिक एक्सट्रीमिस्ट को। किसी भी चीज को जब तोड़ते थे ब्रिटिशर्स, तो ये पॉलिसी बहुत बार उन्होंने यूज की, जो हम आगे और पढ़ेंगे। सो मॉडरेट्स को उन्होंने एश्योरेंस दिया कि आने वाले समय में हम आपकी डिमांड पूरी करेंगे, एक लॉ लेके आएंगे जिसमें आपकी डिमांड पूरी होगी, पर एक्सट्रीमिस्ट से पीछा छुड़ा लो, वरना ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट से अलग हो गए। जैसे ही अलग हुए, एक्सट्रीमिस्ट पे पूरी पावर से गवर्नमेंट टूट पड़ी। ब्रिटिशर्स ने लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक सबको जेल में भेज दिया। 6 साल की जेल हुई बाल गंगाधर तिलक को, वो गए बर्मा, 6 साल के लिए बर्मा में जेल हो गई इनको। जो अरविंदो घोष थे, इन्होंने लाइफ टाइम के लिए पॉलिटिक्स त्याग दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिज्म से ही दूर हो गए वो। लाला लाजपत राय को भी जेल में डाल दिया गया। तो सारे एक्सट्रीमिस्ट को दबा दिया गया 1907 में। और जैसा वादा किया गया था मॉडरेट्स से, किसने वादा किया था? अंग्रेजों ने, कि एक्सट्रीमिस्ट से अलग हो जाओ, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा लॉ लेके आएंगे। तो एक लॉ आया 2 साल बाद, 1909। 1909 में जो लॉ आया, उस समय इंडिया के जो वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड मिंटो, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे लॉर्ड मॉर्ले। सो इन दोनों के नाम पे इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, द 1909 रिफॉर्म्स और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स थे। याद रखिएगा, जब अंग्रेज आए 1772 जब पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना था, तब से लगातार कुछ कुछ इंटरवल ऑफ टाइम पे इंडिया में लेजिस्लेटिव चेंजेस अंग्रेज करते जा रहे थे। यही लेजिस्लेटिव चेंजेस का एक हिस्सा था 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इस रिफॉर्म्स में क्या फायदा मिला? वादा तो किया गया था मॉडरेट से कि आप अलग हो जाइए। अब देखिए मिला क्या इंडियंस को, या फिर एक्चुअली मॉडरेट्स को। मिला ये कि 1906 में या 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरा पार्टिसिपेट किया था, दोनों ने, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ने। एक ग्रुप पैदा हुआ था उस समय जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। उसका नाम था मुस्लिम लीग। बहुत इंपॉर्टेंट लीग है जो आगे चलकर इंडिया को 2 भागों में तोड़ेगी इन ए क्लियर डिफाइंड टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान।
सो 1906 में एक मुस्लिम लीग पैदा हुई। मुस्लिम लीग को बनाने में कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, सलीमुल्लाह खान, आगा खान, ये ढाका के थे, बांग्लादेश के थे। उस समय बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान सब एक था क्योंकि। सो इन लोगों ने मिलके मुस्लिम लीग बनाई थी। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग बनाने में जिनका हाथ था, सलीमुल्लाह खान और आगा खान, ये सब बहुत रिच मुस्लिम पीपल थे, बहुत मतलब लैंड होल्डर्स थे, बहुत ज्यादा इनके पास लैंड थी, लैंड होल्डिंग्स थी, अमीर लोग थे, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी थी। इन लोगों को फायदा होता था अंग्रेजों की पॉलिसीज से। सो जब स्वदेशी मूवमेंट छेड़ा गया तो इन लोगों को ये हुआ, देखिए पहली प्रॉब्लम क्या थी, इन लोगों को कहीं ना कहीं एक साइकोसिस, एक फियर बन गया दिमाग में कि बंगाल में जो हिंदू पीपल हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, जितने प्रॉपर देखिए ज्यादातर हिंदू नाम आपको दिखेंगे, इन लोगों को डर हुआ कि जो हिंदू मेन स्ट्रीम में आकर लड़ रहे हैं, बाद में जाके जब इंडिया आजाद होगा तो इंडिया पे खाली हिंदुओं का हक हो जाएगा और मुस्लिम्स को उनका हक नहीं मिलेगा। इस चीज के डर से इन लोगों ने मुस्लिम्स के हक के लिए आवाज उठानी शुरू की और इन्होंने ब्रिटिशर्स से क्लियर कहा, मुस्लिम लीग के लोगों ने, दैट हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ आपका साथ देंगे, बट आप हमारे लिए भी कुछ कीजिए। इसके लिए मुस्लिम लीग के लोग शिमला गए, वहां वायसरॉय मिंटो से मिले और वायसरॉय मिंटो से इन लोगों ने प्रॉपर उन्हें एश्योर किया कि हम स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ हैं, हम आपके खिलाफ कभी नहीं जाएंगे, हम ब्रिटिश का हमेशा साथ देंगे, बट यू हैव टू डू इक्वली इंपॉर्टेंट थिंग, इक्वली बेनिफिशियल थिंग फॉर मुस्लिम सोसाइटी। उसी समय लॉर्ड मिंटो ने कहा ओके, हम आपके लिए कुछ स्पेशल करेंगे। और किया क्या, 1909 के पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स में सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार इंडिया में आया। व्हाट इज सेपरेट इलेक्टोरेट? सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब जहां पहले अभी तक भारत में जो चुनाव होता था, अभी तक इस समय के पहले, उसमें सब लोग एक साथ वोट करते थे, उसमें कोई रीजनल या रिलीजन या कास्ट को यूज नहीं किया जाता था। बट अब मुस्लिम लोग को अलग से वोट करने का अधिकार मिल गया, दैट मुस्लिम पीपल विल वोट फॉर ए मुस्लिम लीडर। उनका एक अलग टेरिटरी, एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, एक अलग इलेक्टोरेट होगा। यानी क्लियरली आप इसमें समझेंगे जब डीपली, तब आपको पता चलेगा कि सोसाइटी को दो भागों में तोड़ रहे थे ब्रिटिश। क्लियरली वो दिखा रहे थे कि इंडियंस में जो हिंदू हैं उनकी जो इच्छाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, वो मुस्लिम से मेल नहीं खाती। ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि मुस्लिम्स को उनका हक नहीं मिल रहा, इसलिए हम मुस्लिम्स को आपका हक दे रहे हैं। कौन दिखा रहा था? ब्रिटिश। किसकी डिमांड पे? मुस्लिम लीग की। सो क्लियरली यहीं पर एक साल बाद एक और चीज का जिंदा होना तय हो गया, जिसका नाम था हिंदू महासभा। देखिए, जब तक आप एक साथ रहते हैं तो आपके जो एस्पिरेशंस हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं, वो सब एक सोसाइटी की डिमांड को प्रोजेक्ट करती है। बट जब आप अपने एक क्लियर सोसाइटी, एक छोटे से ग्रुप के लिए आप डिमांड करते हैं, सो दूसरे ग्रुप को अपने आप दुश्मन बना लेंगे। जब आप मुस्लिम्स के लिए चीजें डिमांड करेंगे दैट these थिंग्स शुड बी गिवन ओनली टू द मुस्लिम सोसाइटी, सो क्लियरली यू आर गिविंग बर्थ टू ए न्यू एनिमी दैट आर हिंदूज और एनी अदर रिलीजन। सो वहीं हिंदू महासभा का जन्म हो गया। सो जहां देश को अब एक होना चाहिए, वहां देश टूट रहा था, हिंदू मुस्लिम अलग अलग चीजों। 1909 में ये चीज मिली मॉडरेट्स को। मॉडरेट्स को जब दिखा सेपरेट इलेक्टोरेट, तो मॉडरेट्स ने कहा गवर्नमेंट से कि ये तो किसी तरह अच्छा नहीं है, बल्कि मॉडरेट्स को बहुत बुरा लगा। मॉडरेट्स को समझ में आया कि हम लोग जो अलग हुए थे उसने कहीं भी हमारा फायदा नहीं किया सिवाय नुकसान के। बहुत दुख हुआ गोखले को, बहुत दुख हुआ सारे मॉडरेट्स को कि एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट टूट गए। जो कांग्रेस एकजुट होकर पावरफुल बन रही थी वो 1907 में टूट गई। धीरे धीरे ये चीज आगे बढ़ी। 1909 के बाद 1910, 1911, 1912 समय बीता। सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स जो लड़ाई करने वाले थे वो तो जेल में थे, एक्सट्रीमिस्ट। कुछ लोग रिटायर हो चुके थे। मॉडरेट्स पेपर वर्क पे ध्यान दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि मॉडरेट्स को भी अब पता चल गया 20 साल यहां तक और उसके बाद अंग्रेजों की बात मानकर जो गलती की सूरत में, अब मॉडरेट्स को पता चल गया था पेपर वर्क एंड लेजिस्लेटिव वर्क आर ऑफ नो बेनिफिट, ब्रिटिश कुछ नहीं करेंगे हम लोगों के लिए। सो चीजें आगे बढ़ी। 1913 आया। 1913 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ। सो इसके आगे हम एक अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज द चैप्टर इज रियली लार्ज, इट इज अ बिग चैप्टर एंड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ही हम इसको पढ़ेंगे। सो आज हमने 1885 से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल,
1905-06 में स्वदेशी मूवमेंट, फिर 1907 में सूरत का स्प्लिट देखा, एंड 1909 में जो रिफॉर्म्स आए, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। इसके आगे चलते चलते हम 1947 तक जाएंगे, बट नो डाउट इट विल टेक टाइम, सो द होल चैप्टर विल बी डिवाइडेड इनटू सम डिफरेंट क्लासेस। एंड इफ यू लाइक आवर video, if you are finding this video benefiting, so please share your thoughts on the comment section, and please give your positive feedback so that we can solve your problems if you are facing any problem regarding the chapters or the way of teaching. So yeah, have a nice day, and do subscribe, share this video among your friends and relatives and all peer groups. Thank you and have a nice day.